हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन पर। और मैं हूं मनीष सरबिया। हमारी जो जनरल स्टडीज़ की डेली एमसीक्यू की जो सीरीज चल रही है उसमें आज एक नया वीडियो है। और इसमें हम तकरीबन 5-6 एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। और हर बार की तरह हर एक एमसीक्यू का बहुत अच्छे से पोस्टमार्टम करेंगे, अच्छे से डिवाइड करके बहुत सारी डिटेल एक ही एमसीक्यू में से। एक्चुअल में होते 5-6 एमसीक्यू है, लेकिन उसमें से निकालने की कोशिश करेंगे हम 20, 25, 30, 40 क्वेश्चन उसमें से निकालने की कोशिश करेंगे। और इससे हमारा बहुत अच्छा रिवीजन हो जाता है। तो बिना किसी देरी के हम अपने पहले क्वेश्चन पे जाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? विच ऑफ दिस टर्म सिग्निफाइज अ मूवमेंट फॉर द रिबेलियन ऑफ संथाल? तो ऐसी कौन सी मूवमेंट, क्या नाम है जो संथाल मूवमेंट के लिए यूज किया जाता है और उसकी इम्पोर्टेंस को, उसकी लिबरेशन, उसकी आज़ादी की इम्पोर्टेंस, जो मूवमेंट है, आज़ादी की मूवमेंट संथाल लोगों की ब्रिटिशरों से, उसको इंडिकेट करता हूँ। कौन सा वर्ड है वो? ऑप्शन हमें ए में हुल, बी में मूल, सी कूल, सूल, ए जो एक जैसे साउंड करने वाले ऑप्शन हमेशा देते हैं कंफ्यूज करने के लिए। तो आप अपनी 10-20 सेकंड लीजिए और क्वेश्चन को टिक करने की कोशिश करें, पोज करें वीडियो को, क्योंकि जब तक आप एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तब तक ये एमसीक्यू का बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है। ओके, एग्जाम की जैसे ही ट्रीट करें इसको भी, जैसे आप एग्जाम दे रहे हो और उसमें एमसीक्यू जैसे टिक करते हैं वैसे इसको पॉज करके इसमें थोड़ा टाइम लीजिए और आंसर टिक करने की कोशिश करें कौन सा सही लग रहा है। ओके चलो, अब मैं आपको आंसर बता देता हूँ। आंसर इस क्वेश्चन का ए, हुल। और द हुल संथाल रिबेलियन आल्सो नॉन एज अ संथाल हुल। तो संथाल रिबेलियन, संथाल लोगों की जो आज़ादी की मूवमेंट है, उसने जो रिवोल्ट किया था, उसकी जगह जगह पे उसको इंडिकेट करने के लिए, उस मूवमेंट की, आज़ादी की मूवमेंट को इंडिकेट करने के लिए हुल वर्ड का भी यूज़ किया जाता है। तो मैं संथाल के बारे में कुछ आपको इंफॉर्मेशन बता देता हूँ यहाँ पे, संथाल लोगों के बारे में। बहुत बेसिक से एग्जाम शुरू करेंगे। संथाल लोगों के बारे में बताऊँ तो पहले आपको लोकेशन पता होना चाहिए, वो कहाँ ज़्यादातर। द संथाल ट्राइब्स फाउंड इन द झारखंड। और झारखंड में भी अगर स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊँ तो संथाल परगनाज, संथाल परगनाज है। ये स्पेसिफिक लोकेशन है। दूसरी एक बात मैं आपको अभी यहाँ पे संथाल के बारे में आगे इन्फॉर्मेशन बताऊँ तो, वो जो संथाल लोग जो है, वो उसकी जो लैंड है उसको मानते थे कि वो ब्लेस, उसका आशीर्वाद है। किसका आशीर्वाद है? उसके पूर्वजों का, एंसेस्टर की लैंड जो है, उसके पास लैंड है या तो जो फॉरेस्ट वाला एरिया है, वो उसके पूर्वजों से मिली हुई सबसे बेस्ट गिफ्ट है, या तो पूर्वजों का आशीर्वाद है। ऐसा कौन मानता था? संथाल लोग मानते थे। अब प्रॉब्लम हुआ क्या कि संथाल लोग का जो बिलीफ था वो टूटा जब ब्रिटिशरों ने आकर अपना एक रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम इस्टेब्लिश किया, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। अब जब परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में क्या प्रोविजन था कि जमींदार, जमींदार मतलब अ पर्सन हु कलेक्ट द रेवेन्यू, रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला इंसान अब बन जाएगा लैंडलॉर्ड। सीधी सीधी बात यहाँ तक समझ में आ रही है आपको? परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में नई जो रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम आई थी उसमें यह था कि जमींदार नया जमीन का मालिक बनेगा। तो अब जमीन के मालिक पहले, बिफोर द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, कौन थे यहाँ पे? संथाल परगना में संथाल लोग थे। और वो लैंड को बहुत, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वो मानते हैं कि उसके पूर्वजों का आशीर्वाद है, फॉरेस्ट उसके पूर्वजों का आशीर्वाद है, उसके ब्लेस्ड है, वो उसे गिफ्ट मिली है, बहुत इनवेल्यूबल गिफ्ट मिली है उसके पूर्वजों से। लेकिन जब परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ तो जमींदार बन गए नए मालिक जमीन के। अब जब जमींदार जमीन के मालिक बन गए तो ये संथाल लोग क्या बन गए? टेनेंट। टेनेंट मतलब कहीं पे आप भाड़े पे रह रहे, रेंट पे रह रहे। अब जब वो टेनेंट बन गए तो अपनी लैंड का यूज करने के लिए, अपनी खुद की लैंड का यूज करने के लिए उसको क्या कर पे करना पड़ा है? रेंट पे करना पड़ा है। एंड इफ दे कुड नॉट मेक अ पेमेंट, अगर वो रेंट नहीं पे कर पा रहे तो फिर उसको, पहली बात तो पहले तो रेंट, पैसे है नहीं ट्राइबल लोगों के पास करेंसी, तो पैसे लेंगे कहाँ से? पैसे लाएंगे कहाँ से? वो मनी लेंडर से उधार लेंगे, बोरो करेंगे मनी, मनी लेंडर से पैसे लेंगे। फिर वो रेंट किसको देंगे? जमींदार को रेंट देंगे। अब मनी लेंडर से पैसे ले रहे हैं और मनी लेंडर को दो चीज़ देनी, प्रिंसिपल भी देना है, इंटरेस्ट भी देना है वापस।
और अगर ये लोग वापस पैसे नहीं कर पाए मनी लेंडर को, तो फिर इसको बॉन्डेड लेबर, एज बॉन्डेड लेबर वहां पे रख लिया जाता था। और अगर ये जो ट्राइब का जो जो जिसने जिसने भी जिस ट्राइबल पर्सन ने जिसने भी लिया हुआ है पैसा, अगर वो पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो उसके बच्चों को भी रख लिया जाता था, उसको भी बॉन्डेड लेबर काम करवाया, एज अ बॉन्डेड लेबर उससे भी काम करवाया जाता था। ये एक प्रॉब्लम, लैंड वाली प्रॉब्लम आपको यहाँ तक समझ में आ रही है। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आया, उसमें नए मालिक जमींदार बन गए, जमींदार बन गए तो जो पहले मालिक थे वो अब टेनेंट बन गए, और अपनी लैंड के ऊपर रेंट पे करना है, पैसे है नहीं, मनी लेंडर से पैसे ले रहे, और वापस मनी लेंडर को प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों देना पड़ रहा है। अगर नहीं देने दे पा रहे तो फिर बॉन्डेड लेबर बन जा रहे, और वो खुद नहीं पेमेंट कर पा रहे तो उसके बच्चों के पास से काम लिया जाता था। एक पहला प्रॉब्लम। ये जो संथाल रिवोल्ट हुआ, ऐसे ही नहीं करता, कितना भी सीधा साधा इंसान हो, अगर एक लिमिट खत्म हो जाती है तो फिर वो रिवोल्ट करता है। अभी यहाँ पे फर्स्ट रीजन ही हुआ, इस वजह से परेशान थे। दूसरा एक रीजन हुआ, संथाल जो परगनास था, परगना, वहां पे ब्रिटिशरों ने क्या किया, रेलवे लाइन इस्टेब्लिश करने का प्रोजेक्ट शुरू किया। अब रेलवे से प्रॉब्लम क्या है, रेलवे लाइन से रेलवे आती है तो डेवलपमेंट हो रहा है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे ये संथाल लोग जो ट्राइबल लोग, उसका मानना है कि ये सारे लोग पहले तो क्या है कि जो फॉरेस्ट एरिया है, तो जब रोड नहीं है, प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं, तो वहाँ के लोग, वहाँ पे लोगों का एंटर होना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत रेयर केस में लोग वहाँ पे जाते हैं। लेकिन अभी रेलवे सिस्टम बन जा रही है तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बहुत ईजी बन जाएगी, तो लोग आराम से संथाल लोगों के एरिया में आते जाते रहेंगे, वो आना जाना शुरू हो जाएगा। और इससे संथाल लोगों को क्या डर है कि उसका वे ऑफ लाइफ, जिस तरह से वो जीते थे, वो डिस्टर्ब करेंगे, बाकी से बाहर से लोग आएंगे, है ना। तो इस वजह से वो लोग बहुत चिंता में थे। एक दूसरा प्रॉब्लम है रेलवे वाला, पहला प्रॉब्लम लैंड वाला। अब फिर क्या हुआ कि इतनी सारी परेशानियों से परेशान होकर चार भाई, जो इस संथाल ट्राइब से बिलोंग करते थे, पहला मैं आपको बताऊं सिद्धू, दूसरा कानू, थर्ड मैं आपको बताऊं चांद, फोर्थ भैरव। भैरव, ये चार भाइयों ने मिलकर ये रिवोल्ट शुरू किया, मतलब चार भाइयों ने लीड किया इस रिवोल्ट को। संथाल ट्राइब के बहुत सारे लोगों ने जो मिलकर रिवोल्ट ये किया, उसमें ये चार भाई थे जिसने लीड किया। और उसमें भी अगर मेन मैं आपको बताऊं, जो दो भाई जो लीड कर रहे थे, सिद्धू और कानू लीड कर रहे थे। सिद्धू और कानू दोनों भाई इस मूवमेंट को लीड की, मना कर दिया कि हम किसी भी तरह का पेमेंट नहीं करेंगे, किसी भी तरह का रेंट पे नहीं करेंगे अपनी जमीन के लिए ना। और सबने मिलकर एक शपथ ली कि भाई हम रिवोल्ट करेंगे और सिद्धू और कानू हमें लीड करेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? ओके, चलो आगे चलते हैं। फिर ये रिवोल्ट शुरू हुआ 30 जून 1855। ये जब लोगों ने मिलकर शपथ ली कि अब हम लड़ेंगे ब्रिटिश के आगे। अब जो सहन इतने टाइम से कर रहे थे, अब टॉलरेट करने का भी टाइम खत्म हो गया, बहुत ज़्यादा टॉलरेट कर लिया, अब खत्म। फिर 30 जून 1955 को रिवोल्ट किया, और 7 जुलाई 7 जुलाई 1855, यहाँ पे 13 जून 1855, और यहाँ पे 7 जुलाई 1855, पुलिस, ये ब्रिटिशरों ने क्या किया, पुलिस को भेजा, पुलिस ऑफिसरों को भेजा इस रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए, ख़त्म करने के लिए। और सक्सेसफुली सब सब सप्रेस किया भी गया। और सिद्धू, पुलिस ने भेजा, लेकिन पुलिस जब आई यहाँ पे संथाल परगना में, तो सामने लीडरशिप में, सिद्धू और कानू के लीडरशिप में, ये सारे जितने भी संथाल ट्राइब थे उसने बहुत अच्छे से रिवोल्ट किया, बहुत अच्छे से लड़ाई लड़ी, एक ऑफिशियली वॉर जैसा डिक्लेयर हो गया था, वॉर ही हो गई थी। एक तरफ पुलिस वाले अटैक कर रहे, सामने से ट्राइबल लोग अटैक कर रहे, और थक हार के पुलिस वापस चली गई कि यहाँ से पुलिस से हैंडल होने वाला मामला है नहीं। पुलिस को तो पकड़ के मारा ही मारा संथाल लोगों ने, ये मनी लेंडर को भी लपेटे में ले लिया, क्योंकि उसने भी बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ था। जमींदार को भी पकड़ के, जहाँ पर जमींदार मिल रहा था उसको भी पकड़ के मारना शुरू किया, क्योंकि जितने पुलिस और जितने ब्रिटिश ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल है, उतने ही परेशान करने में कौन रिस्पॉन्सिबल है, ये उतना ही रोल प्ले किया जमींदार और मनी लेंडर, तो उसको भी नहीं छोड़ा, पुलिस वालों को भी मारा। फिर फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फाइनली डिसीजन लिया कि आर्मी की रेजिमेंट भेजे जाएगी,
और फिर आर्मी की रेजिमेंट जब आई तब ये सिद्धू सिद्धू और कानू दो भाइयों को अरेस्ट किया गया। और जब आर्मी के सामने फिर लड़ना वैसे भी मुश्किल हो जाता है। आप एरो और बाव से कितने समय तक लड़ सकते हैं आर्मी के सामने ना, वेपन के सामने। तो फिर सिद्धू और कानू को दोनों लोगों को कैप्चर कर लिए और कई सारे संथाल ट्राइब जो थी, संथाल ट्राइब के बहुत सारे लोगों को म, बहुत सारे लोगों को मारा भी गया, बहुत सारे लोगों को कैप्चर किया, सिद्धू और कानू को अरेस्ट कर लिया। यहाँ तक क्लियर है। Then also the movement did not go into vain। इसका मतलब है कि फिर भी सिद्धू और कानू को अरेस्ट कर लिया और कई सारे ट्राइब लोग मारे भी गए, तब भी ये मूवमेंट फेल हुई ऐसा हम नहीं कह सकते। ऐसा क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि ब्रिटिशरों को फाइनली एक एक्ट पास करना पड़ा। सारी जब रिवोल्ट खत्म हुआ तो ब्रिटिशरों को एक्ट पास करना पड़ा, उसका नाम है परगना संथाल परगनाज टेनेंसी एक्ट। ये एक्ट फाइनली पास करा। उसमें क्या था कि जो भी लैंड ये ट्राइब ये ली थी संथाल लोगों से, उसको वापस दी जाएगी, उसके कस्टमरी राइट उसको वापस दिए जाएंगे। और कस्टमरी राइट का मतलब होता है कि जो जनरेशन टू जनरेशन उसको मिलता रहा है, वो जो उसने छीन लिया था वापस दे देंगे और लैंड वापस दे देंगे। दूसरा, पुलिस चौकी जितनी भी बनी हुई है, पुलिस स्टेशन जितने, उसको डिसमेंटल कर देंगे। और क्यों करेंगे डिसमेंटल? क्योंकि पुलिस अब इंटरफियर नहीं करेंगे लोगों में। तो पुलिस का काम क्या था? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना था। अब ये ड्यूटी किसको दे दी है? संथाल में जो मतलब लीडर है, मतलब वहां पे जो उसके हेड है संथाल ट्राइब के, वो अब काम करेंगे लॉ एंड ऑर्डर को संभालने का। यहाँ तक क्लियर? तो ये पूरी कहानी थी संथाल रिबेलियन की। गॉट इट? चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा आंसर था इसमें हुल। संथाल हुल भी बोलते हैं, कई सारी बुक में आपको देखने मिलेगा। ना विच डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज ए यूनाइटेड नेशंस डे? कौन से दिन को यूनाइटेड नेशन के एज वी सेलिब्रेट एज यूनाइटेड नेशंस डे? ओके, सो वन मोर टाइम you have to take your 10 और 20 सेकेंड, अपना इतना टाइम लीजिए और यहाँ पे कोई भी एक आंसर चूज करिए। ओके चलो, इसमें आंसर बनेगा सी, हमारा आंसर आएगा 24 अक्टूबर। डन। यूनाइटेड नेशन डे 24 अक्टूबर। चलो यूनाइटेड नेशन को देख लेते। यूनाइटेड नेशन पहले तो बनाया क्यों गया? क्योंकि पहले लीग ऑफ नेशन बना था। लीग ऑफ नेशन बना था 10 जून 1919 को, 1920 को, 10 जून 1920 को बना था लीग ऑफ नेशन। क्यों बनाया गया था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो। क्यों बनाया गया था? कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ना हो, इसके लिए बना। लेकिन फिर भी हो गई तो लीग ऑफ नेशन फेल हो गया। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये जो वर्ल्ड लीडर थे उसका एक टारगेट, उसका एक एम था कि भाई अब कैसे भी करे लेकिन थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होनी चाहिए, है ना। तो उसके लिए फिर एफर्ट शुरू हुआ और उसके लिए एफर्ट सबसे पहले इनिशिएटिव लिया अमेरिका। अमेरिका ने इनिशिएटिव लिया जब अमेरिका सेकंड वर्ल्ड वॉर में एंटर हुआ, जब ज्वाइन हुआ सेकंड वॉर। वो मजबूरी में उसको जाना पड़ा, उसको वो इंटरेस्ट नहीं था सेकंड वर्ल्ड वॉर में जाने के लिए, लेकिन जापान ने अटैक कर दिया पर्ल हार्बर पर, तो फिर जाना पड़ा, उसके नेवी के ऊपर अटैक कर दिया, फिर वो इन्वॉल्व हुआ। तो अमेरिका जब एंटर हुआ तब से चाहता था कि यूनाइटेड नेशन जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, है ना। अब पहला जो इनिशिएटिव लिया गया, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, उस टाइम के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उसने। फिर यहाँ से कहानी शुरू होती है यूनाइटेड नेशन बनने की। फिर दूसरी बार इनिशिएटिव लिया गया अमेरिकन प्रेसिडेंट रूजवेल्ट एंड द ब्रिट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ब्रिटेन विंस्टन चर्चिल। इन दो लोगों में मिलकर, मतलब ये दो लीडर, वर्ल्ड के लीडर, वो एटलांटिक एटलांटिक ओशन में थे एक शिप में, और वहां बैठ के 8 पॉइंट डिस्कस किए। और वो भी रोल प्ले करता है यूनाइटेड नेशन को बनने में, कि सारी कंट्री को सॉवरेन रखेंगे, फ्रीडम देंगे, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन होगा, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, और सारी कंट्री की इंडिपेंडेंस बनी रहेगी। लेकिन ये देखिए, विंस्टन चर्चिल डिस्कस कर रहे, लेकिन वो इंडिया पे रूल कर रहे थे।
तो एक तो पहले सबसे पहले इनिशिएटिव लिया रूजवेल्ट ने, फिर रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल जब अटलांटिक ओशन में शिप में जा रहे थे तो शिप में वहां पे बैठ के वहां पे डिस्कस करके 8 पॉइंट डिसाइड किए, तो उसको बोलते हैं एटलांटिक एग्रीमेंट, एटलांटिक एग्रीमेंट। क्लियर? ओके। ये फिर थर्ड इनिशिएटिव, ये फर्स्ट इनिशिएटिव है यूनाइटेड नेशन बनने की कहानी में, ये सेकंड इनिशिएटिव है, थर्ड इनिशिएटिव है। थर्ड है कि फॉरेन मिनिस्टर मिले। कौन से कंट्री के? चाइना के फॉरेन मिनिस्टर। कौन से कंट्री के? रशिया के फॉरेन मिनिस्टर। कौन से कंट्री के? अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर। कौन से कंट्री के? ब्रिटेन के फॉरेन मिनिस्टर। ये चारों कंट्री के फॉरेन मिनिस्टर मिले, एक मीटिंग हुई। उसको कहाँ मीटिंग हुई? मॉस्को। मॉस्को इज द कैपिटल ऑफ रशिया। वहाँ पे मीटिंग हुई और वहाँ पे कुछ पॉइंट डिस्कस किए गए, जिस जो भी रोल दे आल्सो, इट्स आल्सो प्ले अ रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। तो यहाँ पे मॉस्को, यहाँ पे इसको बोलते हैं, यहाँ पे जो भी आउटकम हुआ इसको बोलते हैं मॉस्को डिक्लेरेशन। मॉस्को डिक्लेरेशन डन। ये थर्ड इनिशिएटिव था। फोर्थ इनिशिएटिव अगर मैं आपको बताऊं, सितंबर, यस करेक्ट, सितंबर। एक और उससे भी पहले एक हुआ, फोर्थ सितंबर से नहीं, उससे भी पहले एक हुआ नवंबर 1943। तीन सबसे बड़े लीडर, ब्रिटेन की लीडर, रशिया के लीडर और अमेरिका के लीडर। ब्रिटेन की लीडर कौन है? विंस्टन चर्चिल। रशिया के लीडर कौन है? जोसेफ स्टालिन। और अमेरिका के लीडर कौन है? ये फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। ये तीन लोगों ने मिलकर तेहरान में एक मीटिंग की। तेहरान, तेहरान कैपिटल है ईरान का। तो वहां पे एक मिलकर एक मीटिंग की नवंबर 1943। तो ये फोर्थ इनिशिएटिव है यूनाइटेड नेशन बनने की दौर में। क्लियर यहाँ तक? ओके। अब फिफ्थ इनिशिएटिव मैं आपको बताऊं, फाइनल इनिशिएटिव, सितंबर 1944। सितंबर 1944 में वॉशिंगटन डीसी। और ये डीसी को डीसी क्यों बोला जाता है? क्योंकि वॉशिंगटन एक टाइम पे डिस्ट्रिक्ट था कोलंबो का। तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबो, डीसी डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबो, कोलंबो। क्लियर? तो वहां पे 50 जो नेशन उसने मिलकर एक पूरा ड्राफ्ट तैयार किया यूनाइटेड नेशन का। और फाइनली अभी हमारी डेट आ रही है, फाइनली ये याद रखना सितंबर 1944 में वो। और अभी फाइनली 24 अक्टूबर 1945 वॉशिंगटन डीसी में, इसको जो 50 लोगों ने यहाँ पे प्रिपेयर किया था ना, आपको याद होगा, सितंबर 1944 में उसको एक्सेप्ट कर लिया। और दे ऑल टुगेदर, अभी अभी मतलब 51 मेंबर थे, दे ऑल टुगेदर डिक्लेयर द यूनाइटेड नेशन। और सब लोगों ने मिलकर यूनाइटेड नेशन बनाया 24। इतनी कहानी है। सबसे पहले ये शुरू इनिशिएटिव शुरू किया अमेरिका ने, रूजवेल्ट ने शुरू, रूजवेल्ट वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे। फिर रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल की एक डिस्कशन हुआ अटलांटिक ओशन में, वो शिप में जा रहे थे वहाँ पे 8 पॉइंट डिस्कस की। फिर एक फॉरेन मिनिस्टर की एक मीटिंग हुई, कहाँ पे? मॉस्को। उसमें कौन था? चाइना, रशिया, अमेरिका, ब्रिटेन। और वहाँ पे उसको अमेरिका मॉस्को डिक्लेरेशन हुआ। फिर नवंबर 1943 में ब्रिटेन, रशिया और अमेरिका, ब्रिटेन का प्रेसिडेंट विंस्टन चर्चिल, अमेरिका का प्रेसिडेंट जोसेफ स्टालिन और यहाँ पे फ्रैंकलिन रूजवेल्ट, इन तीनों लोगों ने मिलकर तेहरान में एक मीटिंग की। फिर फाइनली एक मीटिंग हुई सितंबर 1944 से वॉशिंगटन डीसी में। और डीसी का मतलब मैंने बताया आपको, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। 50 लोगों ने मिलकर एक ड्राफ्ट प्रिपेयर किया, और ड्राफ्ट प्रिपेयर करके फाइनली जब उसको एक्सेप्ट किया गया 24 अक्टूबर 1945 वॉशिंगटन डीसी में हुआ। और उसमें 51 मेंबर थे, यूनाइटेड नेशन बना। अब यूनाइटेड नेशन की एक और बात, हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। है क्लियर? हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क। क्लियर? ओके, चलो आगे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्ट पास टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ मुंडा वॉस। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट ऑफ 1908। बी ऑप्शन परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। सी ऑप्शन चार्टर्ड एक्ट। फोर्थ ऑप्शन रेगुलेटिंग एक्ट। ओके, लीजिए अपना टाइम 10 सेकेंड। क्वेश्चन वीडियो को पॉज कर दीजिए। ओके, चलो मैं बता देता हूँ। ये आंसर है ए।
मुंडाज लोगों को राइट मिला, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908। डन। चलो मुंडाज के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ, मुंडाज की कहानी भी देख लेते हैं। मुंडा ट्राइब, जैसे संथाल के बारे में डिस्कस किया था, पहले ये देखेंगे कहाँ मिलते हैं संथाल ट्राइब, कहाँ पे वी फाउंड संथाल ट्राइब, संथाल परगनास। तो यहाँ पे मुंडा ट्राइब भी फाउंड इन द छोटा नागपुर प्लेटी। कहाँ मिलते हैं ये ज्यादातर मुंडा ट्राइब, यहाँ यहीं इसी जगह में लोकेटेड। नाउ छोटा नागपुर प्लेटी इज लोकेटेड इन द झारखंड। कहाँ पे मिलता है छोटा नागपुर प्लेटी? झारखंड। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। ओके चलो, यहाँ तक क्लियर है। अब मुंडा ट्राइब, यहाँ से कहानी शुरू करते। सेम प्रॉब्लम मुंडा, दे आल्सो हैव अ सेम इम्पोर्टेंस ऑफ द लैंड एज द संथाल हैव। संथाल का, संथाल ट्राइब में लैंड का जो इम्पोर्टेंस था उतना ही इम्पोर्टेंट मुंडा ट्राइब में। जितने भी ट्राइबल लोग हैं, जो भी ये नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं, उसके लिए लैंड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई। तो यहाँ पे अब लैंड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और इन लोगों की खुद की एक सिस्टम थी रेवेन्यू कलेक्शन करने की, उसका नाम था खुंटकरी सिस्टम। द रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम ऑफ द मुंडा वाज कॉल्ड द खुंटकरी सिस्टम। उसकी खुद की एक सिस्टम थी, खुंटकरी सिस्टम। अब वो खुंटकरी सिस्टम वाज टोटली रिप्लेस बाय द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। जब परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इस्टेब्लिश हुआ, अब दो बार हमने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम संथल में भी देखा, यहाँ पर भी देख लिया, तो अब आगे नहीं जाते, पहले परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम बता देता हूँ। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम वाज इस्टेब्लिश्ड एंड फॉर्म बाय द कॉर्नवालिस। किसने बनाई थी सिस्टम? कॉर्नवालिस। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम थी क्या? तो इसमें समथिंग इज परमानेंट इन द सिस्टम। तो यहाँ पे परमानेंट क्या कर दिया था? टैक्स इज परमानेंट कर दिया था। अब तो परमानेंट कर दिया, इसका मतलब पहले जब ये इम्प्लीमेंट हुआ, कब इम्प्लीमेंट हुआ? 1793 में जब इम्प्लीमेंट हुआ, उससे पहले परमानेंट नहीं था। तो परमानेंट नहीं था तो कौन सी सिस्टम थी? इजारादारी सिस्टम। इजारादारी सिस्टम में क्या होता है? इजारादार होता है, और इजारादार जितना भी टैक्स करेगा उसका 10% पार्ट उसका होगा। तो वो एकदम क्विज कर देता, एकदम निचोड़ देता था पीजेंट को, और जितना ज्यादा पैसा है उतना वो कलेक्ट करता था और ब्रिटिशरों को देता था, और जितना ज्यादा पैसा देगा उतना ज्यादा उसको रिटर्न में 10% में मिलेगा। डन। क्लियर है यहाँ तक? ओके। जैसे 100 रुपये कलेक्ट करके उसने दी तो 10 रुपये उसको मिलेंगे, जैसे 1000 रुपये दी तो उसको 100 रुपये मिलेंगे। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता था कि कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वहाँ से पीजेंट से, फार्मर से उसको निकाला जाए उससे पैसा। डन। तो अभी इस प्रॉब्लम से ब्रिटिशर ने बताया कि अब जो है आपको जो भी प्रॉब्लम हो रहा है उसको हम सोल्व कर देंगे, क्योंकि हम टैक्स को परमानेंट कर दे रहे, टैक्स ही फिक्स कर दे रहे। तो ये अभी इजारादार बहुत ज़्यादा टॉर्चर नहीं करेंगे। लेकिन एकदम बेवकूफ़ बनाने वाली बात है, ऐसा हुआ नहीं। तो यहाँ पे परमानेंट टैक्स फिक्स हो गया। क्लियर यहाँ तक? ओके। और फिक्स टैक्स परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट हो गया बहुत सारे इंडिया के बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाले पार्ट में, और भी कई सारे पार्ट में ये कॉर्नवालिस ने इस्टेब्लिश किया। और भी बहुत सारे सिस्टम है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। फिर अगर अगर टाइम मिलेगा तो महालवारी सिस्टम भी समझ लेंगे, फिर रेवतवारी सिस्टम भी समझ लेंगे। डन। ओके। महलवारी की मोटी मोटी बात बता दूं, नहीं जानना है, लेकिन मुझे अभी क्या है कि जब आता है तो फिर कंट्रोल करना उसको मुश्किल हो जाता है। महलवारी सिस्टम 1822 में इम्प्लीमेंट हुई थी, नॉर्थ इंडिया में इम्प्लीमेंट हुई थी, और हॉल्ट मैकेंजी के दिमाग की खुराफाती है। और ये रैयतवाड़ी सिस्टम में बताऊं तो ये 1820 से लेकर 1827 पे, और थॉमस मुनरो, और थॉमस मुनरो ने इम्प्लीमेंट किया, तो साउथ इंडिया में इम्प्लीमेंट किया। चलो वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें नहीं जाते। अगर कोई उससे रिलेटेड कुछ आ गया तो फिर आगे डिस्कस करेंगे। चलो कॉर्नवालिस। हाँ कॉर्नवालिस, ये सिस्टम कॉर्नवालिस के बारे में थोड़ा देख लेते, क्योंकि बाद में कॉर्नवालिस आएगा नहीं और हमें डिस्कस करने का मौका नहीं मिलेगा। कॉर्नवालिस, अ पर्सन वो स्टेब्लिश सिविल सर्विस इन इंडिया। सिविल सर्विस को शुरू करने वाला इंसान कौन है इंडिया में? लॉर्ड कॉर्नवालिस। फिर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी इस्टेब्लिश करने वाला इंसान कौन है? लॉर्ड कॉर्न। जुडिशियल सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम भी शुरू करने वाला इंसान कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस। देन यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ओके। और सिविल सर्विस के बारे में आपको बताऊं तो 1853 में पहली बार ये इसके लिए एग्ज़ाम लेना शुरू किया था। और इसमें बहुत
टफ एग्जाम होती थी और लंदन में ली जाती थी, और पहले तो इंडियन को अपियर ही नहीं किया जाता, लेकिन बाद में जब अलाउ किया तो पहली बार सत्येंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर का जो ब्रदर है वो पहली बार सिविल सर्वेंट बने। गॉट इट? ओके। अब फिर से अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं फटाफट। मैं इसको थोड़ा जो है एक्स्ट्रा यहाँ पे आ गया है, उसको मैं थोड़ा यहाँ पे आपको इरेज कर देता हूँ। तो क्या है कि हमें मुंडा ट्राइब के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस करना है, तो वो ये थोड़ी जगह मिल गई। चलो, अब प्रॉब्लम क्या था, मुंडा ट्राइब के लिए लैंड का उतना इम्पोर्टेंट था जितना संथाल के लिए इम्पोर्टेंट था, तो वो अपनी लैंड के लिए लड़ रहे थे लोग। और अभी हुआ क्या कि उसकी खुद की एक सिस्टम थी, खुंदकारी सिस्टम, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। और अभी नई सिस्टम कौन सी आ गई है, ये बंगाल, बिहार और उड़ीसा में परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम आ गया। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में होता क्या है, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि यहाँ पे जो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया क्या, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया क्या कि जमींदारों को लैंड के नए मालिक बना दिए, जमींदार बन गए लैंड के नए मालिक, जमींदार। अब अगर जमींदार लैंडलॉर्ड बन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पहले जो इसके मालिक थे, मतलब कौन मालिक थे, मुंडास ट्राइब के जो लोग मालिक थे, वो अभी क्या बन गए, वो बन गए टेनेंट। अब वो टेनेंट बन गए तो वो उसको क्या करना पड़ेगा, रेंट पे करना पड़ेगा। रेंट पे करना है, करेंसी है नहीं, पैसा है नहीं, पैसे कहाँ से लेंगे, मनी लेंडर से लेंगे। और मनी लेंडर को वापस पैसे नहीं दिए तो मनी लेंडर क्या बना देता है, बॉन्डेड लेबर बना देता है। और बॉन्डेड लेबर जो है उसके लिए एक स्पेशल वर्ड यहाँ पे यूज किया जाता था मुंडा ट्राइब में, वो बेट बेगारी। समझ में आ रहा है? यहाँ पे लैंड का इशू था, लैंड के ऊपर खुद की रेवेन्यू कलेक्शन करने की सिस्टम थी, और फिर टोटली रिप्लेस बाय द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। और परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में क्या था, जमीन का मालिक ही बदल जाता था, जमींदार बन जाता था, और जमींदार बन गया तो मुंडाज अपने आप टेनेंट बन जाते थे। वो टेनेंट बन जाते उसके ऊपर अपनी लैंड को यूज करने के लिए उसको रेंट पे करना पड़ता था। पैसे है नहीं, मनी लेंडर से लेते थे, मनी लेंडर को वापस इफ दे कुड नॉट मेक अ पेमेंट, अगर पेमेंट नहीं कर पाए तो फिर उसको बॉन्डेड लेबर बना देते थे। और बॉन्डेड लेबर सिस्टम को ये इस वाले एरिया में बोला जाता था बेट बेगारी। यहाँ तक क्लियर है आपको? फिर इन सारी चीजों से परेशान होकर एक इंसान जो है जिसने रिवोल्ट शुरू किया वो है बिरसा मुंडा। यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा है? कुछ रीजन जान लेते हैं, जैसे वाई द बिरसा मुंडा स्टार्टेड दिस मूवमेंट, ये मूवमेंट को क्यों स्टार्ट किया। तो पहला मकसद था ब्रिटिश रूल को एंड द ब्रिटिश रूल, ये सबसे पहला मकसद था। दूसरा था कि बिगिन द मुंडा रूल इन देयर एरिया, तो मुंडाज का रूल पहले जो चल रहा था वो वापस आए और ब्रिटिशर का रूल खत्म हो, ये मेन मकसद था। अब दूसरी बात मैं बताऊं, सबसे कौन सा इंपॉर्टेंट रीजन, सबसे मेन कौन सा कॉज है जिसकी वजह से मूवमेंट शुरू हुआ था, तो वो है एनक्रोचमेंट, एनक्रोचमेंट ऑफ द लैंड। लैंड के ऊपर जो कब्जा हो रहा था वो सबसे बड़ा रीजन माना जाता है कि ये जो मूवमेंट शुरू हुआ। अब लीड किसने किया, बिरसा मुंडा ने इस मूवमेंट को लीड किया। देन और ये जो मुंडा मुंडा रिबेलियन जो है, मुंडा रिबेलियन, रिबेलियन उसके लिए वर्ड यूज किया जाता है टुमुल्ट, और एक वर्ड है उलुगन। तो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि उलुगन वर्ड विच इज रिलेटेड टू द विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट, तो ऐसी कौन सी मूवमेंट से ये रिलेटेड है, तो आप याद रखना मुंडा रिबेलियन जो हुआ। और क्या टाइम ड्यूरेशन है मुंडा रिबेल का, 1895 से लेकर 1900 एडी। डन, ये टाइम ड्यूरेशन। तो मुंडा टुमुल्ट भी होता है और उलुगन भी उस मूवमेंट का नाम है। अगर मुंडा रिबेल इंस्टेड ऑफ द मुंडा रिबेल वी कैन आल्सो यूज द टुमुल्ट और उलुगन, दोनों नाम का भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ तक क्लियर है? ओके चलो। और यहाँ के लोगों को बिरसा मुंडा ने क्लियरली बता दिया कि आपको किसी को भी रेंट पे करने की जरूरत नहीं, आपको कोई भी टैक्स पे करने की जरूरत नहीं, आपको बिल्कुल परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम की जो भी प्रोविजन उसको मानने की जरूरत नहीं। एक किसने डिक्लेयर किया, बिरसा मुंडा ने डिक्लेयर किया। और फिर इसी रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए यहाँ पे पुलिस भेजी गई, और पुलिस भेजी गई तो उसके सामने अच्छे से लड़ाई हुई, लेकिन फाइनली फिर बिरसा मुंडा को कैप्चर किया गया, बिरसा मुंडा जी को कैप्चर किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के लोग का बिलीव था कि वो बिरसा मुंडा को मानते थे गॉड्स ऑफ रिप्रेजेंटेटिव,
भगवान ने भेजा है, भगवान के रिप्रेजेंटेटिव है बिरसा मुंडा जी, ऐसा वहाँ के ट्राइबल लोगों का ये मानना था। और उसकी पूजा भी करते हैं आज भी। जो लोग ट्राइबल लोग हैं, उस बिरसा मुंडा जी का नाम लेते हैं, भगवान बिरसा मुंडा इस तरह का नाम लेकर उसको बुलाया जाता है। ये तो क्लियर है आपको? ओके चलो, ये पूरी कहानी है। लेकिन बिरसा मुंडा जी को कैप्चर किया गया, वहाँ के बहुत सारे जब पुलिस आई तब बहुत सारे मुंडा टाइप के लोग मारा गया। लेकिन देन आल्सो द मूवमेंट डिड नॉट गो इन टू विन। ये फेल नहीं हुई मूवमेंट। कैसे फेल नहीं हुई? क्योंकि ब्रिटिशर हैज टू पास द छोटा नागपुर, सॉरी, ब्रिटिशर हैड टू पास द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, एक्ट पास करना पड़ा। और उसमें एक्ट में क्या था? पहली बात लिखी थी कि हम अब बेट बेगारी सिस्टम खत्म कर देंगे। क्योंकि जैसे संथाल को भी एक एक्ट पास करके बहुत सारे राइट दिए, लैंड वापस दे दी। दूसरी बात, लैंड के ऊपर जो कब्जा किया था वो भी कब्जा किया था वो भी वापस दे देंगे। दूसरी बात, ऑफिस भी बनाएंगे, ब्रिटिश ऑफिस बनेंगे और उसमें ऑफिसर बैठे होंगे। वो क्या करेंगे? जो भी ग्रीवांसिस है, जो भी प्रॉब्लम है मुंडा टाइप का, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। संथाल में आपने देखा होगा कि वहाँ पे क्या था, जितनी भी पुलिस चौकी थी उसको हटा दो, इस तरह से एक्ट में लिखा हुआ था। अभी यहाँ पे लेके बहुत सारी ऑफिस बना हुआ जिससे मुंडा लोगों का जो भी प्रॉब्लम है वो सोल्व। तो ये पूरी कहानी थी मुंडाज ट्राइब के बारे में, मुंडाज रिबेलियन के बारे में। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? ओके चलो, अभी ये देखिए, अभी कुछ यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर याद रखना, ये है हमारा आंसर। डन, इसमें कंफ्यूज मत होना। अब कुछ ऑप्शन भी दिए तो उसको भी थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, अब यहाँ पे परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम के बारे में मैंने कहानी बता दी। कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, जिसने ये परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट किया है इंडिया। और कब किया? 1793 में। देन और कहाँ पे किया? ईस्ट इंडिया में, मतलब बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। अब चार्टर्ड एक्ट, दो बहुत इंपॉर्टेंट है। 1830 वाला चार्टर्ड एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक दूसरा चार्टर्ड एक्ट है 1833 में। 1830 में क्या हुआ कि अब धीरे धीरे जैसे रेगुलेटिंग एक्ट पास करके धीरे धीरे जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट क्राउन जो है कंपनी के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि एक टाइम ऐसा आ गया जब बंगाल, बिहार, उड़ीसा की में जीत, वो रेवेन्यू कलेक्शन राइट मिल गया बैटल ऑफ बक्सर के बाद, 1764 के बाद। फिर इंडिया के बहुत सारे किंग को हरा दिया, राजा रंजीत सिंह को हराया, फिर टिप्पू सुल्तान को हराया, मराठाओं को हराया। वहां पे पहले जब आए तब ये सिराजुद्दौला को हरा दिया, जो सबसे स्ट्रांग किंग जो थे उसको हरा दिया। फिर अब वो कंपनी अनकंट्रोल, कौन सी कंपनी? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अनकंट्रोलेबल वे में काम करती है। अब उसको ऐसा लगता है कि हम ब्रिटेन से भी, मतलब जहां से वो आए, जिसकी परमिशन लेके वो आए हैं यहाँ पे इंडिया में, उससे भी महान समझने लगे थे कि अब हम उससे सबसे ऊपर है, किसी की बात नहीं सुनने की कंडीशन में वो आ गए थे। तब जब ये जैसे जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट के दिमाग में बात आई, बैठना शुरू हुई, तो उसने धीरे धीरे कंपनी के ऊपर कंट्रोल करना शुरू किया। और पहली बार जब ये रेगुलेटिंग एक्ट से कंट्रोल किया 1813 में क्या हुआ कि वहां के लोगों ने ब्रिटेन में, वहां के लोगों ने क्या किया कि वहां के लोगों ने ये शुरू कर दिया, एजिटेशन करना शुरू किया और रिक्वेस्ट करना शुरू किया। सो व्हाई ओनली द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैव अ राइट टू डू अ बिजनेस विद द ईस्टर्न कंट्री और इंडियन कंट्री, सॉरी इंडिया, विद द इंडिया? ऐसा क्यों है कि सिर्फ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही राइट है? उसके पास मोनोपोली थी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ही जो बिजनेस कर सकती है ईस्टर्न कंट्री के साथ, और कोई नहीं कर सकता था। फिर ब्रिटेन में ही लोगों ने रिक्वेस्ट की और एजिटेशन करना शुरू किया कि वाई ओनली इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैव राइट टू डू बिजनेस विद इंडिया और ईस्टर्न कंट्री, वाई वी नॉट? हम क्यों नहीं कर सकते? तो फिर अभी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया 1830 में, ये जो मोनोपोली थी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ईस्ट कंट्री में, मतलब बाकी जो कम्बोडिया, ये जितने भी साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, चाइना जो है, जापान है, इंडिया जो है, वहाँ पे राइट कर बिजनेस करने का राइट, तो उसको खत्म कर दिया। एनी ब्रिटिशर, कोई भी ब्रिटिशर जो अपनी कंपनी बनाकर यहाँ पे बिजनेस करना चाहता है इस कंट्री में, तो कर सकता है। तो ये सबसे बड़ा डिसीजन यहाँ पे 1830 में लिया गया था। दूसरा 1833 में क्या था, एक लास्ट मोनोपोली जो थी वो टी का बिजनेस चल रहा था चाइना के साथ। वो सिर्फ ओनली द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैव राइट टू डू अ टी ट्रेड विद द चाइना। तो फिर उसको भी खत्म किया। अब कोई भी इंसान, कोई भी ब्रिटिशर जो है वो चाइना के साथ टी का बिजनेस कर सकता है। डन, यहाँ तक क्लियर है? ओके चलो, आगे मैं बता देता हूँ आपको। अभी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पास हुआ, पहला एक्ट
पहला एक्शन लिया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर, क्योंकि वो अनकंट्रोलेबल वे में काम करती थी। पहली बात अभी वो क्या हुआ कि गवर्नर जनरल, ये गवर्नर हुआ करता था, गवर्नर ऑफ बंगाल, इसको भूल जाए, गवर्नर जनरल को भूल जाइए, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ मद्रास, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, ये तीन गवर्नर थे। अब रेगुलेटिंग एक्ट में किया क्या कि ये जो बंगाल का जो गवर्नर है, पावर ऑफ द बॉम्बे, गवर्नर ऑफ द बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ बंगाल, सॉरी एक सेकेंड, गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड गवर्नर ऑफ मद्रास, हाँ ओके क्लियर। तो द पावर ऑफ द गवर्नर ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास दे ब्रॉट विद देम, ब्रॉट अंडर द बंगाल। तो ये बंगाल का जो गवर्नर है वो मैन बन गया, बॉम्बे भी उसके नीचे आता है, मद्रास भी, मद्रास का गवर्नर भी उसके नीचे आता है। तो दोनों का पावर किसके अंदर ले लिया, ये बंगाल के गवर्नर के अंदर, उसको नई पोस्ट दे दी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन गए। पहले क्या हुआ था, ये बंगाल का गवर्नर, बॉम्बे का गवर्नर, मद्रास का गवर्नर अलग थे और अलग अलग पावर थे, लेकिन अभी सबका पावर किसको दे दिया, बंगाल के गवर्नर को। पहला इंसान जो बना वो ये वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग बना पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। याद रखना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया नहीं है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है। और फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया कि अब बंगाल का पूरा जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको नया नाम दिया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया। वो बनाया आर्टिकल चार्टर्ड एक्ट 1833। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना रेगुलेटिंग एक्ट में, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना चार्टर्ड एक्ट 1833 में, और वो बना इंसान वॉरेन हेस्टिंग। बोल दिया ना, हुआ ना गलत? हाँ, क्या आएगा करेक्ट आंसर? यस, करेक्ट आंसर होगा विलियम बेंटिक, सही है, विलियम बेंटिक, ये हुआ विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक पोस्ट कब संभाली, 1828 में आते ही पहला काम किया, 1829 में सती सिस्टम को खत्म किया। क्लियर है यहाँ तक? राजा राम मोहन राय के, राजा राम मोहन राय जी के साथ मिलकर। ओके चलो तो गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया विलियम बेंटिक याद रखना है, अंडर द आर्टिकल 1833। यहाँ तक क्लियर है? ओके चलो नेक्स्ट चलते हैं। Which permanent member of the Security Council of the United Nations made maximum use of the veto power? कौन सा ऐसा परमानेंट मेंबर है जो यूनाइटेड नेशन का जिसने सबसे ज़्यादा वीटो पावर का यूज़ किया है? तो फर्स्ट ऑप्शन है चाइना, ब्रिटेन, रशिया, यूएसए। कोई भी एक अपने हिसाब से जो भी आपको सही लगे एक टिक कर लीजिए ऑप्शन, फिर हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आता है रशिया। क्लियर है यहाँ तक? ओके चलो, करेक्ट आंसर रशिया। और अब यूनाइटेड नेशन के बारे में डिस्कस जितना भी किया वो फिर से मैं आपको यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, लेकिन अगर फिर भी करना भी है तो पहले शुरू करते हैं। रूजवेल्ट ने पहला इनिशिएटिव लिया था, सेकंड रूजवेल्ट, और विस्टन, जो विस्टन चर्चिल थे उसने अटलांटिक एग्रीमेंट किया था, और धीरे धीरे यूनाइटेड नेशन बनने की ओर जा रहे थे। फिर एक हुआ था कि मॉस्को, मॉस्को में एक एग्रीमेंट हुआ था। किसका एग्रीमेंट, किन लोगों ने एग्रीमेंट किया था? फॉरेन फॉरेन मिनिस्टर का एग्रीमेंट हुआ था। कौन से कंट्री का फॉरेन मिनिस्टर? रशिया का फॉरेन मिनिस्टर, ब्रिटेन का फॉरेन मिनिस्टर, अमेरिका का फॉरेन मिनिस्टर, चाइना का फॉरेन मिनिस्टर ने मिलकर एक मॉस्को में एक मीटिंग की थी, और वहाँ पे ये थर्ड इनिशिएटिव था। फोर्थ इनिशिएटिव में अगर आपको फिर से अगर एक बार याद करा दो तो तेहरान में एक मीटिंग हुई थी, आपको याद होना चाहिए। तेहरान में ईरान का कैपिटल है, वहाँ पे तीन दुनिया के बड़े लीडर कौन थे? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट था जो अमेरिका का प्रेसिडेंट था, और जोसेफ स्टालिन था जो रशिया का लीडर था। चाइना, फिर एक और ब्रिटेन के ये विस्टन चर्चिल जो ब्रिटेन से थे, जोसेफ स्टालिन रशिया, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट अमेरिका, है ना। ये तीन लोगों ने मिलकर एक इनिशिएटिव लिया। कब मीटिंग हुई थी? नवंबर 1943 में। यहाँ तक क्लियर है? फिफ्थ इनिशिएटिव लिया गया। फिर ये 50 लोगों ने मिलकर जो पूरा ये वॉशिंगटन में हुआ, याद रखना वॉशिंगटन में हुआ, डन। और कब हुआ? सितंबर
1944। और फाइनली जब इसको साइन किया, जो इन लोगों ने मिलकर ड्राफ्ट बनाया, तो वो वॉशिंगटन में साइन किया, और साइन किया 24 अक्टूबर 1945, याद रखना। इसलिए दैट्स वाई द 24 अक्टूबर 1944 इज नॉन एज इज द सेलिब्रेट एज अ यूनाइटेड नेशन डे। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन ये बनने की कहानी हो गई है, बाकी कहानी थोड़ी यूनाइटेड नेशन के बारे में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। पहले आंसर को टिक करके रखते तो आप उसमें क्या है कंफ्यूज ना करो। यहाँ पे ये था कि वीटो पावर का सबसे ज्यादा यूज किसने किया है वो। तो वीटो पावर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा, वीटो पावर की यूज करने के बारे में। चलो यूनाइटेड नेशन जब बना तो देर आर 3 ऑर्गन। कितने ऑर्गन थे उसके? 3। पहला जनरल असेंबली, दूसरा ऑर्गन है सिक्योरिटी काउंसिल, तीसरा ऑर्गन है उसका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये इकोसॉक। ये जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। फिर एक और है, उसका नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। कितने में? 4। फिर एक है ट्रस्टीशिप, ये भी उसके और। ये 5th ऑर्गन है सेक्रेटरीट। ये 6 ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन के। तो जनरल असेंबली में टोटल कितने मेंबर है? 193 मेंबर। इसमें से हर एक कंट्री में से 5 मेंबर जा सकते हैं, और वोट करने के टाइम पे कोई एक ही वोट करेगा। क्लियर है। सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 5 परमानेंट मेंबर है, यहाँ पे क्लियर है। और 10 मेंबर होते हैं, वो है नॉन परमानेंट मेंबर, यहाँ तक क्लियर है। और नॉन परमानेंट मेंबर हर 2 साल में चेंज होते रहते हैं। 5 परमानेंट मेंबर में आपको पता होना चाहिए कौन सा है? चाइना, अमेरिका, फ्रांस, रशिया और ब्रिटेन। 5 मेंबर है परमानेंट मेंबर। और अभी सिक्योरिटी काउंसिल में कोई भी मैटर हो, वो तभी पास हो सकता है, या तो उसके ऊपर तभी कोई फाइनल डिसीजन आ सकता है जब पांचों के पांचों मेंबर उसके ऊपर एग्री करें। अगर एक भी मेंबर ने वीटो पावर का यूज कर दिया, वीटो पावर मीन्स राइट टू डिनाई, वीटो पावर को हम कह सकते हैं राइट टू डिनाई। अगर किसी एक भी मेंबर ने मना कर दिया तो वो ये कोई भी डिसीजन हो, कितना भी इंपॉर्टेंट हो डिसीजन, वो पास नहीं होता है। या तो क्लियर है। तो सबसे ज्यादा इसका फायदा उठाया रशिया ने, और हमारे फेवर में भी कई बार फायदा उठाया। देन वीटो पावर का यूज किया है। फिर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, थर्ड इसको देख लेते। उसमें उसके भी कुछ पार्ट्स है, जैसे WHO, वो भी किसका पार्ट है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। IMF, वो भी किसका पार्ट है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। थर्ड में आपको बताऊं कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, वो भी किसका पार्ट है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। फोर्थ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये भी किसका पार्ट है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, उसका पार्ट है। अगर फिफ्थ में बताऊं आपको तो यूनिसेफ, ये भी किसका पार्ट है? इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। सिक्स, ये यूनेस्को, ये भी किसका पार्ट है? याद रखना, वो भी पार्ट है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशन, उसका पार्ट है। क्लियर। अब यहाँ पे कुछ बातें मैं आपको बता दूं, तो बहुत बेसिक बातें जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे इसके हेडक्वार्टर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं, कई बार वो न्यूज़ में होते हैं तो कई बार पूछ भी लिए जाते हैं। जैसे WHO का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो जेनेवा में है। जेनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। IMF का जो हेडक्वार्टर है वो है वॉशिंगटन DC, याद रखना, वॉशिंगटन DC। और DC का मतलब मैंने बताया था डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका हेडक्वार्टर रोम। रोम किसकी कैपिटल? इटली की कैपिटल है। वर्ल्ड लेबर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, उसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। और जिनेवा कहाँ पे लोकेटेड है? स्विट्जरलैंड में। और यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड, पहले यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड हुआ करता था, तब उसका नाम चेंज करके यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन फंड ऐसा रखा हुआ। डन। यूनिसेफ का कैपिटल कहाँ, सॉरी, ये हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क। और
यूएन का भी कैपिटल कहाँ, सॉरी कैपिटल कहाँ से बीच में आ रहा है, ये हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में। यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिक बोल दिया, फिर से बोल रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है पेरिस में। यहाँ तक क्लियर? ओके चलो, अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को देख लेते हैं। यहाँ पे टोटल 15 जज होते हैं, और 15 जज, एक एक जज कितने साल के लिए इलेक्ट होता है, 9 साल के लिए इलेक्ट होता है। अब ट्रस्टीशिप काउंसिल अभी बहुत इतना एक्टिव नहीं है। क्यों एक्टिव नहीं है? क्योंकि वो इसका काम है किसी भी कंट्री को जो जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद या तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो किसी ना किसी कंट्री के कंट्रोल में है उसको इंडिपेंडेंट करवाना। जैसे इंडिया किसके, ब्रिटेन के कंट्रोल में था, तो यूनाइटेड नेशन बनने के बाद जो भी ऐसे किसी की कॉलोनी बनी हुई जो कंट्री, उसको वहां से इंडिपेंडेंट करवाना, वो ट्रस्टीशिप का काम। तो आज ऐसी कोई कंट्री मुझे नहीं लगता कि बची हुई है, तो अभी इसका इतने एक्टिव फॉर्म में नहीं। फिर ये सेक्रेटरीट क्या है, वो सेक्रेटरी, एक सेकंड, सेक्रेटरी जनरल, सेक्रेटरी जनरल की ऑफिस है ये सेक्रेटरी। वहाँ पे उसके हेल्प करने के लिए पूरा स्टाफ होता है। और सेक्रेटरी जनरल एक और क्या काम करता है, हर साल, एवरी ईयर प्रेजेंट द बजट बिफोर द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन का बजट जो है प्रेजेंट करने का काम कौन करता है, सेक्रेटरी जनरल उसको प्रेजेंट करने का काम करता है यूनाइटेड नेशन। क्लियर? यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली, और उसकी ऑफिस जो है उसको बोलते हैं सेक्रेटरीट। यहाँ तक क्लियर आप लोगों को? ओके चलो, इसका आंसर हमारा हो गया सी। नेक्स्ट चलते, लीडर ऑफ द मणिपुर रिबेलियन वॉज। अब मणिपुर में एक रिबेल हुआ, जैसे हमने संथाल रिबेलियन को डिस्कस किया, जैसे हमने मुंडा रिबेलियन को डिस्कस किया, अब ये मणिपुर रिबेलियन है। यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि लीडर कौन थे, सूर्यचंद्र थे, कान्हू थे, टिकेंद्रजीत, बिरसा मुंडा, कौन थे इसमें से वो आपको देखना है। आप 10 सेकंड ले लीजिए अपनी और किसी एक आंसर को टिक कर लीजिए। ओके, तो अभी सही आंसर इस क्वेश्चन का है टिकेंद्रजीत। क्लियर? छोटी सी एक स्टोरी है, मैं आपको बता देता हूँ क्या कहानी हुई थी मणिपुर में। मणिपुर में किंग की डेथ के बाद वहाँ पे वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट है। तो कौन सी वॉर शुरू हो गई थी, नए किंग बनने की दौड़ शुरू हो गई थी। अब वहाँ पे किंग का जो बेटा है सूरचंद्र, वो भी किंग बनना चाहता था। और किंग का जो स्टेप ब्रदर है टिकेंद्रजीत, टिकेंद्रजीत वो भी किंग बनना चाहते थे। और वॉर किसके बीच में, अब लड़ाई किसके बीच में शुरू हो गई थी, सिविल वॉर, ये फैमिली वॉर शुरू हो गई थी। सूरचंद्र और टिकेंद्रजीत के बीच में वॉर शुरू हो गई थी, सिविल वॉर शुरू। अब सूरचंद्र ने क्या किया कि ब्रिटिशरों की हेल्प ले ली, कि भाई ब्रिटिशरों को बोला कि आप मुझे हेल्प करो, मैं अपने चाचा को हराना चाहता हूँ। डन। अब ब्रिटिशर आए, दे बोथ टुगेदर डिफीट द टिकेंद्रजीत, दोनों ने मिलकर अटैक किया 1891 में। किसके ऊपर, टिकेंद्रजीत के ऊपर। सबसे बड़ी बात थी कि टिकेंद्रजीत के फेवर में, मणिपुर के ज्यादातर ट्राइबल लोग टिकेंद्रजीत के फेवर में थे। तो अब ये सूरचंद्र और ब्रिटिश ब्रिटिश ऑफिसर ने मिलकर, आर्मी ने मिलकर किसको हरा दिया, टिकेंद्रजीत को हराया, कैप्चर कर लिया, पकड़ लिया। फिर दरिंदगी ये की कि हैंग भी किया गया, लटका भी दिया गया टिकेंद्रजीत को, पब्लिकली लटका है, कि जिससे स्ट्राइक ऑफ द फियर इन द हार्ट ऑफ द पीपल। तो लोगों के दिल में एकदम डर बैठाने के लिए कि अभी कोई लीडर ना बने फ्यूचर में, इससे डर बैठाने के लिए ये टिकेंद्रजीत को पब्लिकली फांसी दे देगी। अब लोगों ने कॉमेमोरेट, उसको याद, उसकी याद में वीर टिकेंद्रजीत, वीर टिकेंद्रजीत मेमोरियल आज भी कहाँ बना है, जहाँ पे ही वॉज हैंग्ड, जहाँ पे उसको हैंग किया गया था, जहाँ पे टिकेंद्रजीत जी को हैंग किया गया था, वहाँ पे उसका मेमोरियल बनाया हुआ है। यहाँ तक क्लियर है? ओके, मणिपुर, ये पूरी कहानी थी। और टिकेंद्रजीत, अभी सूरचंद्र बता दिया। उसका बाद तक कानू के बारे में क्या हम जानते हैं, संथाल रिबेलियन, याद रखना। संथाल रिबेलियन कब हुआ था, 1855 में। सब लोगों ने कानू और सिद्धू के लीडरशिप में 30 जून
1855 में रिवोल्ट किया था, पुलिस आई थी, पुलिस से नहीं हुआ, आर्मी आई थी, आर्मी से भी नहीं हुआ, आर्मी से यस आर्मी ने दोनों लोगों को, सिद्धू और कानू दोनों भाइयों को अरेस्ट कर लिया, कई सारे संथाल लोगों को मार दिया। फिर फाइनली क्या पास हुआ, संथाल परगना टेनेंसी एक्ट पास हुआ, बहुत सारे राइट जो लैंड वापस मिल गई। बिरसा मुंडा जी के बारे में हमने क्या डिस्कस किया था जो मुंडा रिबिलियन हुआ उसको लीड किया था। खुद की कौन सी सिस्टम थी रेवेन्यू कलेक्शन करने की, खुंडकारी सिस्टम थी। रिप्लेस किसने किया, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम ने रिप्लेस किया। कौन परमानेंट सिस्टम किसने इस्टेब्लिश की थी, कॉर्नवालिस ने इस्टेब्लिश की थी। और उसमें क्या था, अब जमीन का नया मालिक कौन बन जाएगा, जमींदार बन जाएगा। जमींदार बन जाएगा, मुंडा लोग क्या बन जाएंगे, टेनेंट बन जाएंगे। टेनेंट बन जाएंगे तो उसको रेंट पे करना पड़ा। रेंट लेंगे कहाँ से, मनी लेंडर से लेंगे। और मनी लेंडर को अगर वापस नहीं बन दे पाए तो उसको क्या बना देंगे, बॉन्डेड लेबर बना देंगे। और बॉन्डेड लेबर वाली सिस्टम को मुंडा एरिया मतलब छोटा नागपुर प्लेटी में उसको बोला जाता है बेट बेगारी। यहाँ तक क्लियर है? ओके चलो। और मुंडा फाइनली बिरसा मुंडा को कैप्चर किया गया। और यहाँ पर भी छोटा नागपुर प्लेटू सॉरी छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट पास किया और उसमें भी जो लैंड वापस दे दी, बहुत सारे राइट जो छीने गए थे वो वापस दिए गए। अभी विच कंट्री वॉज अटैक बाय द जर्मनी इन द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पे मैंने आंसर बताया ना, हाँ टिकेंद्र जी थी। विच कंट्री वॉज अटैक बाय द जर्मनी इन द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो जर्मनी ने कौन सी कंट्री के ऊपर अटैक किया जो और उसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ। तो इसका आंसर हमारा है पोलैंड के ऊपर अटैक किया। पोलैंड के ऊपर अटैक किया 1 सितंबर 1939 को पोलैंड के ऊपर अटैक किया। फिर पोलैंड की सपोर्ट में कौन आया, फ्रांस। वार्निंग भी दी ब्रिटेन हिटलर को कि भाई अभी पोलैंड के ऊपर वॉर रोक दो जो भी अपनी शुरू की है। तो बिल्कुल हिटलर ने इग्नोर किया। फिर वहां से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुई क्योंकि पोलैंड के सपोर्ट में जो भी कंट्री आए वो फ्रांस और ब्रिटेन। और फिर फ्रांस और ब्रिटेन ने अपना एक अलग जो ग्रुप बना उसको अलाइड नेशन बोलते हैं। और ये अलाइड नेशन को लीड करने वाले लोग कौन है, फ्रांस एंड ब्रिटेन। और उसके अगेंस्ट में एक जो ग्रुप था वो था एक्सिस पावर। और एक्सिस पावर में थे जापान, इटली और जर्मनी। क्लियर यहाँ तक? और यहाँ तक क्लियर है? ओके। अभी जितने भी कंट्री जुड़ते गए अलाइड अलाइड नेशन को, वो सारे के सारे वो अलाइड पावर को, वो अलाइड नेशन कंट्री वो अलग ग्रुप हुआ। और यहाँ पे 3 ग्रुप थे, एक्सिस पावर, जापान, इटली और जर्मनी। डन। फाइनली जब फिर ये वॉर खत्म कब हुई कि जब जापान ने अटैक किया पर्ल हार्बर के ऊपर। पर्ल हार्बर जहाँ पे अमेरिकन अमेरिका की नेवी थी, वहां पे अटैक किया। अटैक क्यों किया, ये सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि जहां जहां पे रिसोर्सेस आ रहे थे जापान के लिए, जिस जहां से ऑयल आ रहा था, जहां पे जैसे क्रूड ऑयल सारी चीजें आ रही थी, वहां पे अमेरिकन नेवी बैठी हुई थी। और इसकी वजह से उसका जो सप्लाई चेन है वो रुक रहा था। तो फिर आपने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा, यहाँ पे अटैक करो। यहाँ पे अटैक किया। और जब यहाँ पे अटैक किया तो पर्ल हार्बर में अटैक किया तो अमेरिका आया फिर पिक्चर में, उससे पहले नहीं हुआ करता था। और आके फिर एक्शन लेना शुरू किया और जापान के ऊपर अटैक किया। फर्स्ट अटैक किया वो 6 अगस्त को किया, न्यूक्लियर अटैक किया। और 1945 में अटैक किया। और मुझे जहाँ तक टाइम याद आ रहा है वो 8 बजे सुबह 8 बज के सुबह के 8 बज के शायद 2 मिनट के आसपास ये अटैक किया पहले वाला। 8 बज के 15 मिनट ऐसा कुछ टाइम था, सुबह अटैक किया। जब जब लोग सुबह उठ ही रहे थे एकदम, तभी अटैक हो गया। और जो अटैक हुआ वो बॉम्ब का जो न्यूक्लियर बॉम्ब था उसका नाम था लिटिल बॉय। डन। और फिर दूसरा ये हिरोशिमा में अटैक हुआ। हिरोशिमा में अटैक किया, जापान को जीत की। दूसरा अटैक हुआ वो 9 अगस्त को, 9 अगस्त 1945 को हुआ। वो मुझे जहाँ तक याद आ रहा है
11 बज के समथिंग कुछ मिनट था, यहाँ पे 15 मिनट के आसपास था, यहाँ पे 2 मिनट के आसपास था, और नागासाकी में अटैक किया। और एज फार एज आई नो नागासाकी टारगेट नहीं था, कुछ और कोई स्टेट इसका सिटी टारगेट था, लेकिन वहाँ पे क्लियर व्यू नहीं मिल रहा था, इसलिए नागासाकी के ऊपर अटैक किया। और ये जो सेकंड बॉम्ब अटैक किया उसका नाम था फेटमैन। क्लियर। और यहाँ पे ये यूरेनियम बॉम्ब था और ये प्लूटोनियम था। प्लूटोनियम। डन। ओके, यहाँ तक की कहानी हमें पता होनी चाहिए। और जर्मनी ने जब पोलैंड के ऊपर अटैक किया 1 सितंबर 1939, वहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका आंसर है पोलैंड। अब चलो, डी, हु वाज द लीडर ऑफ द गारो अपराइजिंग इन द मेघालय ड्यूरिंग द 1860। तो आज हम पूरे ट्राइबल के जितने भी मूवमेंट है उसको पूरा नॉर्थ ईस्ट में जो है वो खत्म करने वाले। तो गारो अपराइजिंग, गारो में जो रिवोल्ट हुआ वो उसको लीड किसने किया? मेघालय की जो गारो खासी जयंती हिल्स है, वहाँ पे गारो हिल्स में जो रिवोल्ट हुआ उसको लीड करने का काम किसने किया 1860 में? अब हमारा ऑप्शन है यूकियांग नागबा, बिरसा मुंडा, तोगन सांगमा, सिद्धू। किसने लीड किया? अपना टाइम लीजिए और टिक करिए क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज कर दीजिए। ओके चलो, अब इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आ रहा है यूकियांग नागबा। गलत, यूकियांग नागबा नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा तोगान, तोगान सांगमा। यस, तोगान सांगमा आएगा। अब देख लेते हैं, अभी मैं आपको कहानी बताऊंगा तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा सब। जैसे खासी एरिया में, खासी हिल्स में ये ब्रिटिशर ने क्या किया कि टैक्स पहले अभी यहाँ पे एक खासी एरिया मान लीजिए, थोड़ा मैं आपको ड्रॉ करके क्लियर बता दूँ तो आपको पूरी ये गारो खासी वाली क्लियर क्लियर हो जाएगा मामला पूरा कि ये हुआ क्या एक्चुअली। अब खासी से शुरू करते, यहाँ से कहानी शुरू करते। डन। यहाँ पे जयंतिया है, जयंतिया हिल स्टेशन और यहाँ पे गारो हिल्स, तो बीच में गारो खासी और जयंतिया। अब हुआ क्या कि यहाँ से एक रिवर पास होती है, ब्रह्मपुत्रा रिवर, और यहाँ से एक रिवर पास होती है सुरमा, सुरमा रिवर, और यहाँ पे सुरमा वैली भी है। तो ब्रिटिशरों का क्या प्रोजेक्ट था नया कि रोड बनाना, तो जो करेक्ट करता हो सुरमा वैली से ब्रह्मपुत्रा रिवर तक ये पूरा रोड इस तरह का बनाने का प्लान था। लेकिन अब रोड पास कहाँ से हो रहा था? खासी हिल स्टेशन से, खासी से पास हो रहा था। अब वहाँ पे खासी में जितने भी ट्राइबल लोग रह रहे थे उसको अपना घर छोड़ना पड़ा, रिप्लेस करना पड़ा, रिप्लेसमेंट करना पड़ा। सारे जितने भी लोग थे उसको, जो रोड के बीच में जितने भी लोग घर आ रहे थे, जो सालों से जहाँ पे रह रहे थे, उस घर को छोड़ना पड़ा। तो अब ये पहला प्रॉब्लम हुआ खासी लोगों के लिए, खासी ट्राइब के लिए पहला प्रॉब्लम हुआ, अपना घर छोड़ना पड़ा, कि छोड़ना पड़ा। दूसरा क्या प्रॉब्लम हुआ कि घर भी छुड़वा दिया और हाउस टैक्स भी इम्पोज कर दिया, नया टैक्स आया, घर भी ले लिया और घर के ऊपर टैक्स भी लगा दिया। और दूसरा थर्ड प्रॉब्लम हुआ कि ये 1860 में ये हाउस टैक्स लगाया, फिर 1860 के बाद एक और टैक्स लगा दिया, इनकम टैक्स। अब इतने सारे टैक्स लग रहे हैं, घर चला गया है, रोड बन रहा है बीच में, तो रोड को बनाने के लिए घर छोड़ना पड़ रहा है, हाउस टैक्स लगा दिया, इनकम टैक्स लगा दिया। जब लोगों की लिमिट खत्म हो गई फिर रिवोल्ट किया इन लोगों ने। तो इस रिवोल्ट को लीड करने का काम किया ऊ क्यांग नागबा, ये जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन। लेकिन यहाँ पे आंसर नहीं है, यहाँ पे आंसर तो तोगान सांगमा आएगा। ये मैं खासी की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर ये क्वेश्चन गारो के बारे में पूछा गया, तो खासी के बारे में डिस्कस करने के बाद गारो के ऊपर आएंगे, पूरी कहानी लिंक है इसलिए मैं पहले यहाँ शुरू कर रहा हूँ। तो यू क्यांग नागबा जो है इसने लीड किया इस मूवमेंट को, और ये यहाँ पे यू क्यांग नागबा को क्या किया, कैप्चर किया, फिर पब्लिकली हैंग कर दिया, लोगों के सामने फांसी पे लटका दिया। क्यों लटके? लोगों को डराने के लिए, भाई कोई लीडर बनने की कोशिश ना करेगा, कोई लीडर बनेगा तो क्या उसका हाल होगा। यहाँ पे क्लियर? ओके चलो, तो ये ऊ क्यांग नागबा अगर मणिपुर ये खासी
इल्स के बारे में, अगर खासी ट्राइब के मूवमेंट के बारे में पूछा गया, उसके रिबेलियन के बारे में पूछा जाए तो यूकियांग नागबा याद रखना है। फिर यहाँ पे हमारा अभी आते हैं कि अभी इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अभी जो हमारा क्वेश्चन है कि 1872 जैसे ही खासी ट्राइब के साथ निपटने के बाद अभी वो उसके टारगेट में नया कौन है, गारो ट्राइब से उसके टारगेट में। तो यहाँ पे गए, यहाँ पे टैक्स इम्पोज किया, नए टैक्स इम्पोज किए, और यहाँ पे टैक्सेस की वजह से लोग जो परेशान थे, तो यहाँ पे तोगान सांगमा ने लीड किया ब्रिटिशरों के अगेंस्ट जो रिवोल्ट हुआ गारो में, और तोगान सांगमा को भी फाइनली वहाँ पे वो पुट दिस मूवमेंट डाउन, इस मूवमेंट को भी खत्म कर दिया, वहाँ पे सप्रेस किया, पुलिस को भेज के खत्म कर देते मूवमेंट। तो गारो में जो मूवमेंट हुआ वो 1872 में हुआ, और उसको लीड करने का काम तोगान सांगमा ने किया, याद रखना। और खासी ट्राइब के लिए जो लीडर थे वो थे यूकियांग नागबा, और गारो ट्राइब के लिए जो थे वो तोगान सांगमा। यहाँ तक क्लियर हो रहा है आपको? ये तो हमारा आंसर यहाँ पे बन जाएगा तोगान सांगमा। हमने यूकियांग नागबा के बारे में डिस्कस कर लिया, और बिरसा मुंडा के बारे में भी बहुत बार डिस्कस किया, सिद्धू के बारे में बहुत बार डिस्कस किया, लेकिन फिर भी जैसे ही बिरसा मुंडा आता है तो मुझसे रहा ही नहीं जाता ऑटोमेटिकली। मुझे लगता है कि मैं एक और बार आपको बता दूं, बिरसा मुंडा जब ये मूवमेंट लीड किया, सबसे लीड मूवमेंट शुरू क्यों हुआ, क्योंकि खूंटकारी खुद की सिस्टम थी, वो परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इम्प्लीमेंट की, तो वो सिस्टम खत्म कर दी। परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में जमींदार थे, जमींदार लैंड ऑनर बन गए, लैंड ऑनर बन गए तो मुंडा जितने भी थे वो टेनेंट बन गए, टेनेंट बन गए तो उसको रेंट पे करना है, रेंट के लिए पैसे नहीं है तो मनी लेंडर से पैसे लेते, मनी लेंडर को पैसे वापस नहीं दे पाए, तो फिर उसको बॉन्डेड लेबर एज अ दे ट्रीट एज अ बॉन्डेड लेबर, और बॉन्डेड लेबर को वहाँ पे वर्ड उसके लिए वर्ड यूज किया जाता था बेट बेगारी। क्लियर यहाँ तक? ओके चल। और एक बात, बिरसा मुंडा ने जो मूवमेंट शुरू की थी, मुंडा मूवमेंट आल्सो नोन एज उलूगन, उसका नाम उलूगन भी कहते हैं, और टुमुल्ट भी उसका नाम है। अगर इस मूवमेंट के बदले कहीं अगर ऐसा नाम आ गया तो वो भी वही है। सिद्धू के बारे में फिर से एक बार लास्ट बार मैं आपको बता देता हूँ क्या है। संथाल रिबेलियन हुआ, संथाल लोग कहाँ पे ज़्यादातर मिलते हैं, ये कहाँ पे लोकेटेड है वो, संथाल परगना झारखंड में। क्या प्रॉब्लम हुआ था, एक तो लैंड के ऊपर कब्जा कर रहे थे, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम की वजह से प्रॉब्लम हो रहा था, दूसरा वहाँ पर रेलवे लाइन शुरू कर दी थी, यह दूसरा प्रॉब्लम था। लैंड वाला पहला प्रॉब्लम था, और अब इन लोगों ने चार भाई जो है, सिंधु, कानू, चांद, भैरव, इन लोगों ने मिलकर ये मूवमेंट को लीड किया। पुलिस को जब भेजा सप्रेस करने के लिए तो पुलिस को मारा, फिर मनी लेंडर को भी लपेटे में लिया, फिर जितने भी जमींदार आए उसको भी लिया, क्योंकि ये सब मिलकर इसको टॉर्चर, सारे लोग दे ऑल वर प्ले अ रोल टू एक्सप्लोइट द संथाल रिबेलियन, संथाल पीपल। तो पुलिस भी नहीं कंट्रोल कर पाई, फिर फाइनली आर्मी को भेजना पड़ा, और जब रेजिमेंट आई तब सिंधु और कानू को अरेस्ट कर लिया। और फिर यहाँ पे जो मुंडा के लिए जो एक्ट पास हुआ वो कौन सा एक्ट था, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। और संथाल लोगों के लिए जो एक्ट पास हुआ, ये एक्ट हुआ था 1908 में। संथाल लोगों के लिए जो एक्ट पास हुआ वो कब हुआ, वो उसका क्या नाम था, वो संथाल परगनाज टेनेंसी एक्ट। क्लियर? ओके चलो, यहाँ का गारो के लिए हमारा आंसर होगा तो घनश्याम। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर हम नेक्स्ट अपनी इस सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे, एक और वीडियो लेके आएंगे, और 5-6 एमसीक्यू लेके आएंगे, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि उसके अंदर हम 10, 15, 20, 25 क्वेश्चन को जरूर डिस्कस कर लेंगे। अब लास्ट तक हमारे साथ बने रहे इसके लिए आपका खूब खूब आभार, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।